अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर फ़रूख़ तौसीफ़ यूजीआई से आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना जो पहला चैप्टर था उसको कंक्लूड कर लिया। वो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। उसमें आखिरी जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो कानून आज़ादी हिंद, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस जो था उस पर डिस्कशन की थी। उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि वो लॉ कब जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट से मंजूर हुआ और उसमें कौन कौन सी शराइत जो हैं वो रखी गई थी सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद करने के बारे में। अब जो है हम लोग अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। अब जो भी मुल्क नया मार्ज़ वजूद में आता है उसे इब्तदाई तौर पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मुश्किलात जो हैं इनको हल किया जा सकता है डिटर्मिनेशन के साथ, और उसके साथ साथ जो लीडर आपके होते हैं उनमें अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो बड़ा आसानी से इजीली जो हैं वो ओवरकम किया जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को। इनकी टैकलिंग के लिए आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिटरमाइंड नेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लोग इन क्वालिटीज़ के माहिर नहीं होंगे उस वक्त तक आप लोग जो हैं वो इन मुश्किलात पर काबू नहीं पा सकेंगे। अच्छा, हम लोग पहले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि जब कानून आज़ादी हिंद जो है वो मंजूर हुआ और जब डिवीज़न की बात की जाने लगी, सब कॉन्टिनेंट की, इसको दो हिस्सों में तकसीम करने की बात होने लगी, तो उस वक़्त उन्होंने उस वक्त का जो मौजूदा वाइसराय था लॉर्ड वेवल, उसको तब्दील किया, चेंज किया और तब्दील किया गया लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। अब ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है इसने फिर एक अपना बंदा जो है वो पसंदीदा पर्सनैलिटी सर रेडक्लिफ, ये कानूनदान है, उसको वो लेके आया है बाउंड्री कमीशन के हेड के तौर पर, सरबराह के तौर पर। वो चीफ है बाउंड्री कमीशन का। अब बाउंड्री कमीशन का काम क्या है कि उसने बंगाल और जो पंजाब है इसको दो डिफरेंट हिस्सों में जो है वो तकसीम करना है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी, आबादी के लिहाज से उसने इसको जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में चेंज करना। अब ये दो पार्ट्स में चेंज होना था। अब हम आगे देखते हैं कि क्या रेडक्लिफ जो है उसने पाकिस्तान को उसके सारे के सारे वो इलाके जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी हैंड ओवर किए या नहीं किए, और अगर नहीं किए तो उसका रिज़ल्ट्स, उसके नताइज, उसके आउटकम जो हैं वो हमें क्या भुगतने पड़े। इसमें हम सबसे पहले अनजस्ट अवार्ड बाय रेडक्लिफ अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर इशू, मसला कश्मीर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, इंतज़ामी मुश्किलात हैं, अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़, महाजरीन की आमद है, डिवीज़न ऑफ एसेट्स, असासों की तकसीम है, डिवीज़न ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फ़ौज और फ़ौजी असासाजात की तकसीम पढ़ेंगे। कैनाल वाटर, नहरी पानी का मसला है, या इसे हम लोग रिवर वाटर या दरियाई पानी का मसला जो है वो भी कहते हैं। इस पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर अगले टॉपिक की तरफ जो है वो हम लोग जाएंगे। इसमें हम लोग जो मसला कश्मीर है, डिस्प्यूट ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें सबसे बड़ी स्टेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर थी, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और मुनावदर पर जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि इन स्टेट्स का इल्हाक से, एनेक्सेशन के हवाले से किस किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो हमें बर्दाश्त करने पड़े हैं। सबसे पहले हम लोग सर रेडक्लिफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसको अनजस्ट अवार्ड या गैर मुनसिफाना जो है वो अवार्ड क्यों कहा जाता है, इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। जो फार्मूला था, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला तय ये हुआ था कि जो बंगाल और पंजाब है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। दे मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। वन विल बी हैंडेड ओवर टू मुस्लिम्स इन पाकिस्तान एंड अदर विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन गवर्नमेंट। एक पाकिस्तान में आएगा मुसलमानों के पास, दूसरा जो है वो हिंदूज़ के पास
इंडिया का हिस्सा जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है पहले जो एक फार्मूला बाउंड्री कमीशन में तय हुआ था, एक मैप बाकायदा बना हुआ था, उसमें लाइन लगा दी गई कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे और कौन कौन से जो हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे, पंजाब और बंगाल दोनों में। बंगाल में हमें एज सच बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसके कुछ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद नहीं थे। लेकिन यहाँ पर पंजाब में जो है वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी लालच जो है वो इन्वॉल्व थी, वाबस्ता थी। और वो क्या थी? हिंदुस्तान जो है वो ये चाहता था कि जो उस वक़्त की सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, वो हिंदुस्तान का हिस्सा बना दी जाए, वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। इसके लिए उन्हें एक लैंड रूट की ज़रूरत थी, ज़मीनी रास्ता उन्हें जो है वो दरकार था। अब उस ज़मीनी रास्ते के लिए जो है वो फिर ये कोशिशें जो हैं वो की गई और इस तरह से जो है वो हमारे लिए मामला ख़राब हुआ। हमारे हिस्से में गुरदासपुर की जो 3 तहसीलें आनी थीं, जिनमें पठानकोट, बटाला और गुरदासपुर इटसेल्फ, ये थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ थे बाय द मुस्लिम्स। यहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो ये फार्मूले के तहत पाकिस्तान का हिस्सा बनने थे और पहले जो मैप ड्रॉ हुआ था, अकॉर्डिंग टू डैट मैप, ये पाकिस्तान के हिस्से में शामिल थे। इसी तरह से फ़िरोज़पुर जो है उसकी एक तहसील ज़ीरा, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा थी फार्मूले में। लेकिन इन 4 तहसीलों को, डिस्ट्रिक्ट्स को बाद में सर रेडक्लिफ ने जो है एक नई लाइन बना के, एक नई बाउंड्री बना के तो हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया। अब इससे हमें 3 मेजर इश्यूज जो हैं उनका सामना करना पड़ा। पहला हिस्सा तो इशू तो ये, पहला मसला तो ये कि जनाब इलाके हमारे हैं लेकिन दे किसी और को दिए गए, ये तकलीफ़ कुछ कम नहीं होती। गैरतमंद कौम के लिए ये बहुत बड़ा मसला होता है। दूसरा इशू ये कि ये चूँकि थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ थे बाय द मुस्लिम्स, मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इन इलाकों में रहती थी, तो जब ये इलाके हैंड ओवर कर दिए गए इंडियंस को, हिंदुस्तान को दे दिए गए, तो उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ से बहुत लार्ज स्केल पर माइग्रेशन की गई बाय द मुस्लिम्स टूवर्ड्स पाकिस्तान। इन एरियाज़ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आए और महाजरीन को अर्ली डेज़ में संभालना, जिस वक्त अभी आपकी स्टेट जो है वो नई नई है, बनी है, और आपको अगर करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोगों को संभालना पड़े, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात हमारे लिए हो गए। तीसरा इशू ये हुआ कि पठानकोट जो है ये इंडियन पंजाब को कनेक्ट करता था विद जम्मू एंड कश्मीर। ये वाहद लैंड रूट है जिसके ज़रिए इंडिया जो है वो जम्मू और कश्मीर के साथ कनेक्टेड है। अब अगर ये लैंड रूट जो है वो इंडियंस को नहीं दिया जाता बाय सर रेडक्लिफ, ज़मीनी रास्ता उन्हें मुहैया ना किया जाता पठानकोट की सूरत में, तो ऐसी सूरत में उनके लिए वहाँ पर कब्ज़ा करना और कब्ज़े को कायम रखना थोड़ा सा मुश्किल काम था और वो मुश्किल में फंस सकते थे। लेकिन चूँकि ये सारे इलाके जो हैं 4 तहसीलें उन्हें दे दी गई, पठानकोट भी उनके हवाले कर दिया गया, जिसकी वजह से जो कश्मीर का एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि एक सीड स्विंग उस बंदे ने की, बीज बो दिया एक हमेशा रहने वाली दुश्मनी का हम दोनों के दरमियान। और हम दोनों के दरमियान जो बड़ी दुश्मनी की वजूहात हैं उनमें से बड़ा मसला यही वाला जो है जो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, ये उनको दे दी गई, फ़िरोज़पुर की तहसील वहाँ चली गई। मैंने इश्यूज़ बता दिए आपको कि इससे हमें क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। फिर ये डेफिनेटली ज़रई इलाके हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं,
वहाँ पर हमारी ज़रूरी ज़मीन जो है वो भी डेफिनेटली हिंदुस्तान के पास चली गई और हमें इकनॉमिकली भी इसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, क्योंकि हम एग्रो इकोनॉमी रखते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी नुकसान हमारे तक पहुँचेगा तो वो अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को ख़राब करेगा। हमारा जो बजट है उसमें उसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब इसको इसीलिए अनजस्ट अवार्ड या गैर मुनसफ़ाना जो अवार्ड है वो कहा जाता है कि बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज़ जो कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन जो मंसूबे के तहत पाकिस्तान का हिस्सा बनने चाहिए थे, वो सारे के सारे जो हैं वो शामिल कर दिए गए इंडियन साइड पर। और इसमें जो है ये याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है, जो वाइसराय ऑफ हिंदुस्तान था एट दैट टाइम, उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो मुनसफ़ाना तरीके से ये काम करे, तो उसके अंडर ये जो है वो सारा होता रहा। कश्मीर इशू, इसी में हमने देख लिया कि क्या मसाइल हमारे लिए बने। देन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, इंतज़ामी मुश्किलात। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि मुस्लिम्स जो हैं एट दैट टाइम बहुत कम पढ़े लिखे, बहुत नातजर्बाकार हैं, जिनको ऑफिसेज में काम करना नहीं आता और ना ही उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी अहलियत, उनकी तालीम, उनकी एजुकेशन इतनी है कि वो ऑफिसेज को अचानक से संभाल सकते हों। हमारे पास एक्सपीरियंस्ड लोग, तजर्बाकार लोग जो ऑफिसेज में काम करने का एक्सपीरियंस रखते हों, तजर्बा रखते हों, उनकी तादाद बहुत कम थी। अब हमें मुश्किलात का क्या सामना करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पाकिस्तान वाली साइड है, यहाँ पर भी जितने ऑफिसेज थे उसमें मोस्टली जो काम करने वाले लोग थे वो हिंदूज और सिख्स थे। मुस्लिम्स तो हम लोग बात करते हैं बार बार कि पढ़े लिखे ही बड़े कम हैं, जॉब्स के लिए अहल ही नहीं है, क्वालिफाई नहीं करते। तो ऐसी सूरत में जो हिंदूज़ और सिख्स हैं वो काफ़ी आगे और ऑफिसेज में वो काम करते हैं। अब हुआ ये कि ये हिंदूज़ और सिख्स जब माइग्रेशन करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए तो पीछे ऑफिसेज में एक गैप पैदा हो गया काम करने वाले लोगों का। सॉरी, काम करने वाले जो लोग हैं उनका एक गैप पैदा हो गया। अब फौरी तौर पर तो इमीडिएटली हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स नहीं हैं जो इस काम को ऑल ऑफ अ सडन जो है वो संभाल सकते हों। तो हमें जो वेकेंट ऑफिसेज हैं, खाली दफातर हैं, उनका मसला सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में या इंतज़ामी अमूर में मसाइल में जो है वो देखना पड़ा। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं इसमें एक और मसला, एक तो ये कि काम करने वाले लोग कम हो गए क्योंकि हिंदूज़ और सिख्स जो हैं वो माइग्रेशन करके तो हिंदुस्तान चले गए, वो गैप पैदा हो गया। दूसरा बड़ा मसला ये हुआ कि हिंदूज़ और सिख्स जब पाकिस्तान से गए हैं तो जाते हुए वो जितना नुकसान, जितना डैमेज जो है वो ऑफिसेज से रिलेटेड कर सकते थे वो करके गए। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपके पास जितना भी रिकॉर्ड होता है किसी महकमे का, आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ से जाते हुए उन्होंने जितना भी रिकॉर्ड था दफातर में मौजूद वो सारे का सारा जो है वो उसको आग लगा दी, जला दिया गया और अब हमारे पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद है ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, स्टेशनरी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑफिस में इस्तेमाल होनी है, रिकॉर्ड जिस पर बनना है, वो स्टेशनरी जो है वो जला दी गई या वो साथ ले गए। और उस वक़्त की सबसे ज़्यादा ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली जो मशीन है टाइपराइटर, जिसके बगैर ऑफिस का काम नहीं चलता था, वो टाइपराइटर्स जो वो लेके जा सकते थे वो ले गए और जो लेके नहीं जा सकते थे उनको इस तरह से डैमेज किया कि वो दोबारा से काबिल इस्तेमाल हो, वो रीयूज़ हो ही ना सके। आप उनको रिपेयर करवाना भी चाहे तो ना करवा सकें। ये मसाइल जो हैं वो ऑफिस में हमें बर्दाश्त करने पड़े। अब विदाउट ऑफिस मशीनरी, विदाउट ऑफिस स्टेशनरी, विदाउट एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स आप लोग अपने ऑफिसेज को किस तरह से चलाएंगे, किस तरह रन करेंगे? ये सारे वो लोग थे, ये वो चीज़ें थीं जिनके दम पे ये सारा कुछ चल रहा है।
अब इसमें फिर हमारे जो लोग हैं, फर्नीचर तक जो है वो जला दिया गया, तो ज़मीन पर बैठकर भी लोगों को काम करना पड़ा। अच्छा, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में स्टैब्लिश्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनमें से मोस्टली सिख्स और हिंदूज़ की थी। अब वो भी माइग्रेट कर गए, यहाँ से चले गए। अब जब वो यहाँ से चले गए तो जाते हुए बात फिर वही है कि जो मशीन वो कैरी कर सकते थे, ले जा सकते थे, वो ले गए, और जो लेके नहीं जा सकते थे उसको इतना ज़्यादा तबाह कर दिया, उसमें से पार्ट्स पुर्जे निकाल लिए गए ताकि ये काबिल इस्तेमाल ना रह सके, और इंडस्ट्री को जो है वो नुकसान पहुंचाने की इस तरह से भी कोशिश बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े अंदाज में जो है वो की गई। अब यहाँ पर हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसेज ही नहीं बल्कि जो इंडस्ट्रियल साइड है उसको भी ख़राब करने की जितनी कोशिश की जा सकती थी वो हिंदूज़ और सिख्स की तरफ से की गई। अब मशीन अगर आप कैरी नहीं कर सकते तो उन्होंने किया ये कि इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया जाए कि किसी भी सूरत वो इसको इस्तेमाल ना कर सकें, उसके पार्ट्स पुर्जाजात जो हैं वो उससे निकाल लिए गए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देन अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़, ये एक नई बनने वाली जो स्टेट है उसके लिए इतनी बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़ का, महाजरीन का आना और उनको संभालना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। 1,25,00,000 के करीब महाजरीन के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पर आए हैं, और बहुत सारे महाजरीन ऐसे भी हैं जो उस ज़माने में रजिस्टर नहीं हो सके, यानी इससे तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती है। ये रजिस्टर्ड हैं, ये वो लोग हैं जो कैंप्स में मौजूद थे, जिनका नाम वगैरह जो है वो हमें मिल जाते हैं, रिकॉर्ड था। अब ये सरकारी अदादोशुमार है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ से हिजरत करके आए, कैंप्स में नहीं गए बल्कि अपने बलबूते पे किसी दूसरे इलाकों में चले गए और उन एरियाज़ में उन्होंने जो है वो अकोमोडेशन या रिहाइश जो है वो इख्तियार कर ली, तो उनका रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे ज़्यादा तादाद हो सकती है कि हो, लेकिन 1,25,00,000 महाजरीन जो हैं एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में आए हैं। अब गरीब मुल्क और वो मुल्क जो अभी नया नया बना है, उस मुल्क के लिहाज से इतने बड़े रेफ्यूजीज़ को संभालना, महाजरीन को संभालना मुश्किल है, टैकल नहीं कर सकते हम लोग। अब इसमें इश्यूज़ हेल्थ, सेहत के, फूड, खुराक का मसला है, एजुकेशन का मसला है, शेल्टर का मसला है, पनाहगाहें बनानी है हमें इनके लिए। तो इतनी बड़ी तादाद में हमारे लिए मसाइल तो हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं तो जहाँ पर इतने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर सफाई सुथराई का, क्लीननेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एपिडेमिक्स, वबाई अमराज फैलेंगी, फूटने का अंदेशा है, लोगों के मरने का अंदेशा है। तो ऐसी सूरत में फिर वहाँ पर मेडिकल स्टाफ और मेडिसिन्स, तिब्बी अमला और तिब्बी अद्वियात जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई। सबसे पहले इनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, पनाहगाह देनी है जहाँ पर ये अपना सर छुपा सकें। तो ऐसी सूरत में टेंट्स की ज़रूरत है, खैमे हमें चाहिए, फिर ब्लैंकेट्स, कंबल चाहिए, अब बिस्तर की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, हमें इन लोगों को फिर पर अकोमोडेट करना है, किसी जगह पर खपाएंगे हम इन लोगों को। ये एक बहुत बड़ा इशू जो हमें फेस करना पड़ा एट दैट टाइम, हमारे लिए इसको फेस करना जो थोड़ा सा मुश्किल होता चला गया। और रेफ्यूजीज़ जो हैं इनकी जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में इन लोगों को हमारे लिए संभालना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया है, उसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया इतने बुरे हालात में, और यहाँ पर मामला जो है वो काफ़ी बेहतर हुए हैं। देन डिवीज़न ऑफ एसेट्स, असासों की तकसीम है। अच्छा, ये जो असासों की तकसीम है इसके हवाले से अगर हम लोग बात करें तो उस वक़्त 4 बिलियन रुपीस ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मौजूद हैं, ये बर्रे सगीर के हिस्से में आए हैं।
अब इसमें से जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो 750 मिलियन रुपीस है। $4 बिलियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पड़े हैं, बरतानवी हुकूमत वहाँ पे छोड़ के गई है। अब डिसाइड ये हुआ कि जो 4 बिलियन के रिजर्वायर पड़े हैं, ज़खायर पड़े हुए हैं इनके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, अब इसको जो है वो तकसीम किया जाएगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। कहा यह गया कि 750 मिलियन रुपीस ये पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे, बाकी जो हैं वो हिंदुस्तान के हिस्से में आएंगे। हमने इसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हमारा हिस्सा अगर इतना बनता है तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि 200 मिलियन रुपीस देने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बाकी 550 मिलियन रुपीस हमें देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इसका किसी किस्म का जो है वो हमसे बातचीत करना गवारा नहीं की। अब उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमारा क्लेम जम्मू और कश्मीर पर मान लें, जम्मू और कश्मीर को हमारा हिस्सा मान लें, तो ऐसी सूरत में हम लोग आपके बाकी के असासाजात, आपका हिस्सा आपको दे देंगे। लेकिन कायदे आज़म और पाकिस्तान ने जो है वो इस पर बात नहीं की। ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान के जो उस वक़्त के गवर्नर जनरल हैं कायदे आज़म, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो है वो बात की और उनसे प्रेशराइज़ करवाया इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट को। अब गांधी ने जो है उन्हें प्रेशराइज़ किया। प्रेशर की वजह से 500 मिलियन रुपीस जो हैं वो दे दिए गए पाकिस्तान को और ये टोटल हमारे पास आ गया 700 मिलियन रुपीस। अभी भी 50 मिलियन रुपीस जो हैं वो हमारे ड्यू हैं हिंदुस्तान पर, अभी तक वो नहीं दिए गए। 1948 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो बातचीत हुई, डायलॉग्स हुए इस मसले पर और उन्होंने एग्री किया, एक जो है वो प्लान, एक मंसूबा बनाया गया कि किस तरह से ये पैसे जो हैं वो पाकिस्तान को हैंड ओवर किए जाएंगे। लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो पाया है। तो हमारे हिस्से के पैसे तक जो हैं वो हम लोगों के हवाले नहीं किए गए थे। अब ये एक नया मुल्क है, यहाँ पर अगर आप लोगों के हिस्से के पैसे ही आपको नहीं दिए जाते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के मुल्क के हालात हो सकते होंगे एट दैट टाइम। अब डिवीज़न ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, हम चूँकि जानते हैं कि हिंदुस्तान यूनाइटेड इंडिया था, मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, बर्रे सगीर है, सब कॉन्टिनेंट है। लेकिन जब इसको डिवाइड किया गया तो वहाँ पर मौजूद जो फ़ौज थी और फ़ौज के एसेट्स थे, असासाजात थे, अब उसको भी डिवाइड किया जाना चाहिए था। अच्छा, उस वक़्त का जो आर्मी चीफ था, चीफ जो है वो फील्ड मार्शल ऑकिनलॉक, ये जो ऑकिनलॉक है ये फील्ड मार्शल है, चीफ है उस वक़्त की अफवाज का। इसने ये कहा कि जो फ़ौज है उसको इकट्ठा ही रखा जाए, उसको जो है आप अलग मत करें और एक ही कमांडर जो है वो इसको कंट्रोल करे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये काबिल कबूल नहीं हो सकता था कि हिंदुस्तान के साथ एक ही फ़ौज को आप लोग पाकिस्तान का भी हिस्सा बनाएं। हमारे लिए ये मसाइल में इजाफा हो जाता और वो फ़ौज किसी भी वक्त हमें जो है वो हटा के तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बना लेती। कायदे-ए-आज़म ने कहा जी नहीं, मुल्क अलग है तो फ़ौज भी अलग ही होगी और फ़ौजी असासाजात और फ़ौज भी उसी तरह से तकसीम होंगे जिस तरह से एसेट्स हुए हैं। तो इसका एक फार्मूला बनाया गया और उसकी परसेंटेज 64 एंड 36 रखी गई। उन्होंने कहा जी 64% असासाजात फ़ौज के हिंदुस्तान के पास जाएंगे और 36% असासाजात एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। हमने इस पर एग्री किया। अब होना ये चाहिए था कि चूँकि अभी फ़ौज का सरबराह एक ही है, बरतानवी है, तो पुरअमन तरीके से ये सारे असासाजात पाकिस्तान के हिस्से में आ जाने चाहिए थे, फ़ौज पाकिस्तान के हिस्से में ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। उन्होंने जितनी हर्डल्स हो सकती थी
वो बरतानिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के रास्ते में जाए। बहुत सारे फ़ौजी जो पाकिस्तान में आना चाहते थे उनको वहाँ से NOCs जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पाए हैं। इसी तरह से जो एसेट्स हैं उसकी अगर बड़ी मिसाल दी जाए तो इस ज़माने में 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी सब कॉन्टिनेंट में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वो होती हैं जिसमें आप अपने दिफा के लिए असला जो है वो वेपन्स प्रोड्यूस करते हैं, एमुनेशन यहाँ पर जो है वो बनता है। अब ये याद रखिएगा कि ये 16 की 16 फैक्ट्रीज जो हैं इनमें से एक सिंगल यूनिट, एक भी फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान वाले इलाके में नहीं थी। यानी ब्रिटेन्स ने वो एरियाज़ जहाँ पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत थी, उन एरियाज़ को कभी डेवलप करने की तरफ तवज्जो दी ही नहीं। और अगर दी जाती तो फिर क्या हमने अब टेक्सला में बनाई, हवेलियाँ में है, वाह में है, तो क्या पहले वहाँ पर नहीं लग सकती थी? या पंजाब वाले इलाकों में इनको नहीं इस्टेब्लिश किया जा सकता था? बिल्कुल हो सकती थी। लेकिन चूँकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे, यहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, तो किसी भी सूरत में वो मुसलमानों के लिए ये हालात बेहतर पैदा करना ही नहीं चाहते थे। तो होना ये चाहिए था कि इस रेशो के अकॉर्डिंगली जितनी फैक्ट्रीज़ 36% के हवाले से बनती थी वो हमें दे देनी चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान ने इनमें से किसी एक भी फैक्ट्री को पाकिस्तान के हवाले करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता है, हम किसी भी सूरत ये आपको नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं कि इनके बदले, सासाजात के बदले आप हमसे 60 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो ले लें और उन 60 मिलियन रुपीज़ से आप नई फैक्ट्रीज़ जो हैं वो इस्टेब्लिश कर लें। लेकिन वो पैसे भी हमें आज तक डिलीवर नहीं हुए। अब जब इतनी नाइंसाफ़ी हुई और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जो फील्ड मार्शल था उसको प्रेशराइज़ करने लगी, तो इस प्रेशर की वजह से वो बंदा इस्तीफ़ा दे के तो यहाँ से बरतानिया वापस चला गया। उसने यहाँ की जो है चीफ वो छोड़ दी। अब ये जो है वो इस तरह से फ़ौज और फ़ौजी असासों की तकसीम के हवाले से हमारे साथ किया गया। देन कैनाल वाटर डिस्प्यूट या रिवर वाटर डिस्प्यूट है, नहरी पानी या दरियाई पानी का मसला है। अब पाकिस्तान जो है इसमें आने वाले जो 3 बड़े दरिया हैं जो पंजाब को सैराब करते थे, रावी, सतलुज और ब्यास। अब ये जो तीनों के तीनों दरिया हैं ये इंडियन पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब में आते थे, पहली बात। दूसरी बात जो हम लोग कहना यहाँ अनजस्ट अवार्ड में कहना भूल गए थे वो ये था कि जितने भी दरियाओं पर हेडवर्क्स थे, हेडवर्क्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ से दरियाओं से नहरें निकाल के तो दूसरे इलाकों को सैराब करने के लिए भेजी जाती हैं। वो हेडवर्क्स जो हैं उन सब का कंट्रोल भी इंडिया के स्पुर्द जो है वो कर दिया गया। हालांकि बहुत सारे हेडवर्क्स जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आते थे, लेकिन जो सर रेड क्लिफ है उसने वो हमारे इलाके हमारे हैंडओवर नहीं किए, जिसकी वजह से ये जो नहरी पानी या दरियाई पानी का मसला है ये हमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ा है। अच्छा, इसमें ये हुआ कि उन्होंने कोशिश ये की कि जो दरिया उस तरफ से पाकिस्तान में आते हैं उन दरियाओं का किसी तरीके से पानी रोका जा सके। और पानी रोक कर क्या होगा कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो बंजर हो जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जनाब अगर हम लोग ये पानी पाकिस्तान तक नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान की ज़मीनें जो हैं वो सैराब नहीं हो सकेगी, इरिगेट नहीं होंगी, तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली पाकिस्तान जो है उसको फसलों में जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और वहाँ पर एक फेमाइन की सूरत हाल, कहत की सूरत हाल जो वो पैदा हो जाएगी। तो इसलिए ये मसला जो है वो खड़ा किया गया। अब ये मसला जो है ये बड़ा खिंचता चला गया। ऐसी सूरत में वर्ल्ड बैंक जो है उसने इसमें जंप किया और बहुत जो उस वक़्त की दूसरी बड़ी कंट्रीज़ थीं जिनमें रशिया और अमेरिका भी शामिल हैं, बरतानिया शामिल हैं, उन्होंने फिर हम दोनों के दरमियान जो है एक ट्रीटी, एक माहिदा जो करवाया जिसको हम लोग इंडस बैंक ट्रीटी या सिद्धास माहिदा कहते हैं। ये 1960 में हुआ। इसके अकॉर्डिंगली 3 ईस्टर्न मशरकी दरिया सतलुज, ब्यास और रावी हिंदुस्तान को दे दिए गए और 3 जो मगरबी दरिया हैं वेस्टर्न हैं जिनमें
चनाब, जेहलम और सिंध शामिल हैं, ये पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए। अब ये 3 दरिया जो हैं इनका पानी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और इसी तरह से जो दूसरे पहले 3 दरिया मैंने सतलुज, ब्यास और रावी का जिक्र किया है, उनका पानी जो है वो हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा। अब पंजाब का एक बहुत बड़ा इलाका, हिस्सा इरीगेट किया जाता था, सैराब किया जाता था बाय दीज 3 रिवर्स, सतलुज, ब्यास एंड रावी। अब जब इनका पानी हिंदुस्तान रोक लेगा तो हमारे लिए इन दरियाओं के इलाके बंजर हो जाएंगे। तो हमने फिर क्या किया कि 7 राबता नहरें, 7 लिंक कैनाल्स जो हैं वो खोदी। अब ये जो लिंक कैनाल्स हैं उनका काम ये है कि ये जो हमारे वाले हिस्से के 3 दरिया हैं, उन दरियाओं का पानी जो है वो इंडिया वाली दरिया जो हैं उनमें फेंकते हैं, उनके इलाकों को ये नहरें जो हैं वो उनकी वजह से सैराब किया जाता है। तरबेला और मंगला डैम जो हैं वो इसी के तहत जो है वो बनाए गए। हिंदुस्तान ने हमें पैसे देने का वादा किया जो कि बाद में नहीं दिया गया, तो फिर वर्ल्ड बैंक जो है उसने हमारी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मदद की ताकि हम लोग अपना ये जो पानी का मसला है इसको किसी तरीके से हल कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक और टॉपिक है जो अक्सर क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा किताबों के, राइट अ नोट ऑन रेड क्लिफ अवार्ड। रेड क्लिफ अवार्ड पर एक नोट तहरीर करें, तो वो हमने जो है वो इसमें डिस्कस कर लिया। वो आपने एग्जैक्टली वही एक्सप्लेन करना है जो इसमें है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि जो रेड क्लिफ की 9 साफ़ियाँ हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तहरीर कीजिए। अच्छा, तो सेकंड हमारा टॉपिक था डिस्प्यूट ऑफ द स्टेट्स, रियासतों का मसला। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने जो है वो शुरू में थोड़ी सी बात पहले वाले टॉपिक में जो वो कर रखी है, इसलिए हम लोग अगले वाले में जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें 635 प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी जो अंदरूनी तौर पर ख़ुद मुख्तार थी, ऑटोनॉमी इनके पास थी। अब अंदरूनी खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि रियासत के अंदर के जितने मामलात हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रियासत देखेगी, स्टेट उनको जो है वो देखेगी। लेकिन वजारत जो दिफाई मामलात हैं या जो फॉरेन अफेयर्स हैं, अमूर ख़ारजा हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो बरतानवी हुकूमत देखेगी। अब इनके लिए फार्मूला क्या तय हुआ था कि ये रियासतें जिस मुल्क के साथ चाहें इल्हाक करेंगी, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक चीज़ क्या थी, इन रियासतों की पॉपुलेशन के बारे में आपको ख्याल रखना है कि अगर इस रियासत का सरबराह हिंदू है और मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर मुस्लिम सरबराह है और हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, हिंदू आबादी ज़्यादा है, तो वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं कर सकता। दूसरी शर्त ये थी कि जिस रियासत के साथ आपकी बाउंड्रीज़ मिलती हों आप सिर्फ उसी स्टेट के साथ जो है अपनी रियासत का इल्हाक जो है वो कर सकते हैं। ये 2 शराइत पर पूरा उतरना ज़रूरी था। बाकी रियासतों के मामला जो हैं वो ठीक हो गए। अच्छा, इसमें तीसरी शर्त ये भी रखी गई थी कि आप इल्हाक अगर नहीं भी करना चाहते तो आप एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत कायम कर सकते हैं। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। ज़्यादातर रियासतें जो हैं उनका मसला आसानी के साथ, खुश उसलूबी के साथ जो है वो तय हो गया और हमें उन पर कोई इशू भी नहीं था। हमें जिन रियासतों का मसला था उनमें 4 रियासतें थीं, जिनमें से हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़, मनामादर और जम्मू एंड कश्मीर है। अच्छा, ये जो हैदराबाद दक्कन है ये बर्रे सगीर की सबसे अमीर स्टेट कंसिडर की जाती थी। उस वक़्त यहाँ का जो नवाब है उसके असासाजात $2.25 अरब से लेकर $2.5 अरब के करीब थे। यानी ये इतनी अमीर स्टेट थी और सोने के जो इनके पास रिजर्वायर्स थे उनके बारे में अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कितने हैं, यानी ख़जाना भरा हुआ है। अब हैदराबाद दक्कन जो है अमीर स्टेट है, चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरी हुई है। दूसरी बात यह कि यहाँ का सरबरा मुस्लिम है, लेकिन पॉपुलेशन मोस्टली जो है वो हिंदू है।
लेकिन वो जो नवाब है यहाँ का हैदराबाद दक्कन का, उससे खुश हैं, क्योंकि वो इनकी फलाह व बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए, इनकी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। लोग उससे खुश हैं। वो पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहता है, लेकिन इंडियन और लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेशर की वजह से और जो फार्मूला तय हुआ था उसके तहत वो इल्हाक कर नहीं पा रहा। अब हुआ ये कि ये जो बंदा है इसने फिर आज़ाद रियासत वहाँ पर नवाब ने जो है वो कायम कर ली। अब ये एक अमीर स्टेट है तो हिंदुस्तान तो इसको चाहेगा कि इसको अपने कब्ज़े में ले ले। फिर 11 सितंबर 1948 को जो है इस पर हमला कर दिया गया। इसको चारों तरफ से जो है वो सीज किया गया, सीज कर दिया गया, मुहासरा हो गया इसका। और 17 सितंबर 1948 को जो है वो नवाब जो है हैदराबाद दक्कन का, जो बादशाह था उस वक़्त का, उसने, उसकी अफवाज ने हथियार डाल दिए और यहाँ पर हिंदुस्तान ने जो है वो बाय फोर्स कब्ज़ा कर लिया। जूनागढ़ ये रियासत जो है वो कराची से 480 किलोमीटर के फासले पर है, 480 किलोमीटर्स। यहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो सिवाय पैसों के छोड़कर हैदराबाद जैसी ही है। ये हैदराबाद जितनी अमीर रियासत नहीं है, लेकिन यहाँ का सरबरा मुस्लिम है और पॉपुलेशन मोस्टली नॉन मुस्लिम है। इसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया, पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया इसके इल्हाक को, और यहाँ पर भी हिंदुस्तान ने जो है वो जबरन बाद में कब्ज़ा कर लिया था। यहाँ का जो नवाब है जूनागढ़ का, वो भाग के फिर पाकिस्तान आ गया और यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस में जमा करवा रखी है। मनावदर का भी एग्जैक्टली वही केस है जो जूनागढ़ का है। यहाँ का नवाब भी मुस्लिम, पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम मोस्टली, ये भी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहता है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा नहीं चाहता। और इन दोनों रियासतों पर कब्ज़ा करने के जो ऑर्डर्स थे उन पर लॉर्ड माउंटबेटन, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ हिंदुस्तान इंडिया था, उसके सिग्नेचर्स के साथ यहाँ पर फोर्सफुली जो है वो कब्ज़ा कर लिया। अब सबसे बड़ा मसला जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का है। अच्छा, ये सब कॉन्टिनेंट की उस वक़्त की सबसे बड़ी रियासत है। अच्छा, ये जो रियासत है 84,471 स्क्वायर किलोमीटर्स जो हैं वो इसका टोटल एरिया बनता है। और अकॉर्डिंग टू 1941 पॉपुलेशन सेंसस जो है मरदमशुमारी 1941 की, उसके मुताबिक 40 लाख के करीब, 4 मिलियन के करीब जो है वो इसकी पॉपुलेशन थी उस वक़्त। अब ये जो रियासत है जम्मू और कश्मीर, ये 1846 में डोगरा राजा जो है गुलाब सिंह, उसको 75 लाख रुपए में ब्रिटेन की तरफ से जो है वो बेच दी गई। अब ये वहाँ पर चली गई, पॉपुलेशन वहाँ पर मुस्लिम्स की ज़्यादा है। अब ये जो है डोगरा राजा, ये नॉन मुस्लिम है, गुलाब सिंह है। अब ये जो गुलाब सिंह और इसके जो जानशीन थे, इसके बाद में आने वाले जो वहाँ पर डोगरा हुक्मरान थे, उन्होंने मुस्लिम्स पर ज़मीन तंग की, बहुत ज़्यादा मज़ालिम जो है उन पर ढाए गए, बहुत मामलात वहाँ पर ख़राब हुए। और यहाँ पर आज़ादी की तहरीक जो है वो इवन पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक से भी पहले शुरू हो चुकी थी। वो डोगरा राजा के साथ रहना नहीं चाहते थे। 1930 ये वो साल है जिस साल जम्मू और कश्मीर की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, आज़ादी की तहरीक है, उसने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ा और इन्होंने एजिटेशंस की, हड़तालें की। अब इन हड़तालों की सूरत में श्रीनगर में बहुत सारे मुस्लिम्स जो है उस ज़माने में इकट्ठे हो गए। अब इनको कंट्रोल करना डोगरा राजा जो है उसकी फ़ौज के बस की बात नहीं थी, तो उसने जो ब्रिटन्स हैं बरतानवी फ़ौज, उनसे मदद मांगी। वो फ़ौज फिर यहाँ पर आई, वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा ब्लड शेड हुआ। 2 लाख से ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग वहाँ पर शहीद कर दिए गए फायरिंग करके। और ये तहरीक जो है इसका ज़ोर
कम होता चला गया। अब फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुई। कायदे आज़म जो हैं पाकिस्तान बनने के बाद वो जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के हक़ में थे और वो ये कहते थे कि इसके फ़ैसले का हक़ जो है वहाँ की आवाम को मिलना चाहिए। अब जब 47 में वो रियासत पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई और बाद में हिंदुस्तान में इस पर कब्ज़ा कर लिया, अब इससे पहले हिंदुस्तान के कब्ज़ा करने से पहले वहाँ पर जो फ्रीडम फाइटिंग जो है वो शुरू हो गई। एक जंग की सी सूरत हाल, उन्होंने वेपन्स उठाए, हथियार उठा लिए, मुजाहिदीन ने वहाँ पर जो है वो लड़ना शुरू कर दिया। अब डोगरा राजा के लिए मुजाहिदीन को कंट्रोल करना जो है वो नामुमकिन होता चला गया। अब उसके लिए हिंदुस्तान की फ़ौज की मदद हासिल करना ज़रूरी था, क्योंकि कश्मीरी मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाते चले जा रहे थे और इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट और अफवाज भी उनके साथ थी। अब ऐसी सूरत में उसने हिंदुस्तान से मदद तलब की। हिंदुस्तान पहले ही इस इंतज़ार में था। हिंदुस्तानी अफवाज मकबूजा कश्मीर में आई, पाकिस्तान के साथ और कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ उनकी जंग होना शुरू हुई 1948 में। अब ये जंग की सूरत में जो अब हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का इलाका है, ये हमने उनसे आज़ाद करवा लिया था। अब जब हिंदुस्तान को ये नज़र आया कि पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो हर सूरत में कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को मुकम्मल आज़ाद करवा लेंगे हमसे, तो वो फिर नेहरू जो है वो फिर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में, सलामती काउंसिल में गया। वहाँ पर उसने सीज़ फायर के लिए, जंग बंदी के लिए कहा और उसने कहा जी पहले हम लोग ये सीज़ फायर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग फ्यूचर डिसाइड कर लेंगे ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। अब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल जो है उसकी रूलिंग्स के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उन्होंने जंग बंदी का खैर मकदम किया, जंग बंदी हो गई। अब जहाँ पर उस ज़माने में उस वक़्त फ़ौजें थीं वहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बनाई गई। एक तरफ का इलाका कंट्रोल किया गया बाय द हिंदूज़ और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने इसको कंट्रोल किया। अब फ़ैसला ये हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल में 2 करारदादें मंजूर हुई और उन करारदादों के अकॉर्डिंगली एक किस्म के इलेक्शंस या रेफरेंडम जो है वो जम्मू और कश्मीर के दोनों साइड्स में किया जाएगा और वो अवाम जो फ़ैसला करेंगे हम लोग उसी फ़ैसले के अकॉर्डिंगली जो है वो इस कश्मीर को जो है वो रिज़ॉल्व कर लेंगे इस इशू को। करंटली भी हमारे इश्यूज़ यही हैं। 1948 में तो मुजाहिदीन के साथ मिलके हम लोग जो हैं हमने उनका साथ दिया, लेकिन इस पर हम लोग 2 जंगें जो हैं वो लड़ चुके हैं, 1965 एंड 71। इन दोनों जंगों में कश्मीर के महाज पर जो है वो जंग हो चुकी और इसी वजह से हम दोनों के दरमियान जो है वो अभी भी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, सर रेडक्लिफ अवार्ड जो है जो इसी का हिस्सा था, एक अलग क्वेश्चन भी आता है वो भी इसमें डिस्कस किया, मसला जम्मू और कश्मीर या डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अदर स्टेट्स जो है दूसरी रियासतें, उनकी डिस्कशन की। अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।